हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आपके जो 11वीं क्लास का सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है जीव जगत। तो देखिए, जीव जगत के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जो हमारी पृथ्वी पर जितने भी सजीव जीव थे उनका निर्धारण कैसे हुआ, वो किस प्रकार कार्य करते हैं, या उनका वर्गीकरण करने के लिए सबसे पहले वैज्ञानिकों ने क्या क्या प्रयास किए, तो वो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। यानी सबसे पहले सजीव निर्जीव पूरे वातावरण के अंदर सारे मिक्स थे, अलग अलग पता नहीं था। फिर वैज्ञानिकों ने बोला कि इनको अलग अलग कैसे किया जाए, तो उन्होंने कई पद्धतियां अपनाई, कई उपकरण भी उन्होंने सहायता में लिए, और कई जो टॉपिक्स थे उनको लेके, हर एक शब्द को लेके उन्होंने अध्ययन किया कि क्या ये सजीव में है, ये निर्जीव में है, किस किस कौन कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जो निर्धारित करते हैं कि अगर ये लक्षण होगा तो वो सजीव है, अगर नहीं होगा तो वो निर्जीव है। तो इस प्रकार पूरी वैज्ञानिकों के द्वारा स्टडी की गई, उनके लिए उन्होंने कई सहायता साधन भी काम में लिए गए थे, वर्गीकरण किया गया जीवों का। तो वो सब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, जीव जगत के अंदर यानी हमारे वातावरण में सजीव भी रहते हैं और निर्जीव भी रहते हैं। अब प्रारंभ में क्या था कि सारे सजीव और निर्जीव थे वो एक दूसरे के साथ में क्या थे, पूरे मिक्स थे। तो वैज्ञानिकों ने प्रयास किया कि किस प्रकार ये देखा जाए कि कौन सा सजीव है, कौन सा निर्जीव है, कैसे लक्षणों का हम चयन करें जिससे पता चले कि सजीव और निर्जीवों में हम वर्गीकरण कर सकते हैं। तो जो वैज्ञानिक थे उन्होंने कई सहायता सामग्री ली, कई साधन अपनाए, और उन्होंने कई गुणों का भी अध्ययन किया जिससे पता चले कि हाँ, ये सजीव है और ये निर्जीव है। तो देखिए, सजीवों और निर्जीवों का अलग अलग वर्गीकरण करने के लिए जो उन्होंने मापदंड लिए थे वो देखिए, नेक्स्ट देखते हैं हम। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो जीव थे उन्होंने सजीव और निर्जीवों में अंतर बताने के लिए सबसे पहले 4 पॉइंट लिए थे, मापन करने के लिए, उनका मापदंड ज्ञात करने के लिए कि इन जीवों से हम पता चल सकता है कि कौन से सजीव है और कौन से निर्जीव है। यानी इनमें से एक ऐसा लक्षण होंगे जो पता करेंगे कि अगर वो लक्षण उपस्थित है तो हम बोलेंगे कि ये सजीव है, अगर वो लक्षण उपस्थित नहीं है तो हम बोलेंगे कि क्या है, वो निर्जीव है। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने लिया था वृद्धि को। देखिए, वृद्धि के बारे में उन्होंने क्या देखा, जीवों ने देखा कि वृद्धि कारक को अपना कर देखा उन्होंने सजीवों और निर्जीवों के अंदर। तो उन्होंने पाया कि वृद्धि होती है वो सजीवों में भी होती है और निर्जीवों में भी होती है। तो वैज्ञानिकों ने देखा कि वृद्धि तो है वो सजीवों में भी होती है और निर्जीवों में भी होती है। हाँ, थोड़ा सा ये अंतर है कि सजीवों में जो वृद्धि होती है वो आंतरिक रूप से होती है, शरीर के आंतरिक भाग से होती है, जबकि निर्जीवों में जो वृद्धि होती है वो उनके ऊपर निक्षेपण से होती है। बस इतना ही फर्क था, लेकिन वृद्धि होगी दोनों में, सजीवों में भी होगी और निर्जीवों में भी होगी। चाहे वो ऊपर से हो चाहे अंदर से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन अगर वृद्धि हो रही है तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि वृद्धि हो रही है वो सजीव है, वृद्धि नहीं हो रही है वो निर्जीव है, क्योंकि वृद्धि तो दोनों के अंदर ही हो रही है, भले ही वो बाहरी रूप से हो या आंतरिक रूप से हो। तो ध्यान रखना, सजीवों में वृद्धि होती है आंतरिक रूप से। देखिए, एक जीव है, जैसे हम मनुष्य कोई मान लेते हैं, हमारे अंदर अगर शरीर में वृद्धि हो रही है तो क्या होगा, हमारा आकार बढ़ रहा है, लंबाई बढ़ रही है, क्या ये ऊपर से बढ़ रहा है, क्या नहीं, आंतरिक रूप से बढ़ रहा है। तो अगर ऊपर से बढ़ता तो हाथ पे कुछ जमना स्टार्ट हो जाता, तो हाथ मोटा हो जाता, पैर मोटा हो जाता, मुंह मोटा हो जाता, ऐसा नहीं होता है। शरीर में आंतरिक रूप से कोशिकाओं के विभाजन के कारण है वो वृद्धि होती है। तो ऐसी वृद्धि को बोला जाता है आंतरिक वृद्धि। और जितने भी सजीव है, जैसे जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो, सब के अंदर वृद्धि कैसी होती है, आंतरिक रूप से होती है।
लेकिन जो निर्जीव होंगे, निर्जीवों के अंदर वृद्धि कैसी होती है? निर्जीवों के अंदर वृद्धि उनकी सतह पर कुछ जमने से होती है। जैसे देखिए ये बोर्ड लगा हुआ है, इसके ऊपर काफ़ी टाइम तक अगर साफ सफाई ना की जाए तो इस पर क्या डस्ट जमती जाएगी, जमती जाएगी, जाले जमते जाएंगे, तो ये इसकी क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। या आपके जो मिट्टी का पूरा ढेला पड़ा हुआ है उसके ऊपर और मिट्टी आएगी, एकत्रित होगी होगी होगी, वो आकार है उसका बड़ा हो जाएगा, तो वो भी एक प्रकार की वृद्धि का ही प्रकार है। तो ऐसी वृद्धि निर्जीवों में होती है, जबकि हमारे अंदर है वो वृद्धि आंतरिक रूप से होती है। तो निर्जीवों में वृद्धि कैसे होगी? बाहरी पदार्थों के ऊपर निक्षेपण से क्या होता है? वृद्धि होती है। तो दोनों पॉइंट ध्यान रखना कि सजीवों में वृद्धि होती है वो आंतरिक रूप से होती है, जबकि जो निर्जीवों में वृद्धि होती है वो ऊपरी जमाव के कारण होती है। इसलिए वृद्धि को हम जीवों का, सजीवों का अभिलाक्षणिक गुण नहीं मान सकते। यानी इन्होंने ये सब पॉइंट क्यों लिए थे? ये अध्ययन करने के लिए ही कि कौन सा लक्षण है जो सिर्फ सजीवों में ही होता है, निर्जीवों में नहीं होता है, जिससे हमें पता चल सके कि हाँ ये सजीव है और ये निर्जीव है। लेकिन वृद्धि के द्वारा हम नहीं बता सकते कि कौन सा सजीव है और कौन सा निर्जीव है, क्योंकि वृद्धि सजीवों में भी होती है और वृद्धि निर्जीवों में भी होती है। तो वृद्धि को जीवों का, सजीवों का अभिलाक्षणिक गुण नहीं माना जा सकता। तो इसमें पॉइंट क्या लिखेंगे? वृद्धि सजीव और निर्जीव दोनों में होती है, इसलिए वृद्धि को जीवों का या सजीवों का, जीव या सजीव एक ही चीज है, सिर्फ जीव बोला गया है, मतलब वो सजीव के बारे में ही बताया गया है। इसलिए वृद्धि को सजीवों का अभिलाक्षणिक गुण नहीं मान सकते। ठीक है, तो वृद्धि सजीव और निर्जीव दोनों में ही होती है। सजीवों में आंतरिक रूप से होती है, निर्जीवों में बाहरी रूप से होती है, लेकिन होती दोनों में ही है। इसलिए हम वृद्धि को सजीवों का अभिलाक्षणिक गुण नहीं मान सकते। सजीव और निर्जीव दोनों में होती है, इसलिए वृद्धि को सजीवों का अभिलाक्षणिक गुण नहीं माना जा सकता या नहीं मान सकते। नोट कीजिए इस पॉइंट को। तो वृद्धि को अभिलाक्षणिक गुण नहीं मान सकते। फिर दूसरा देखते हैं हम पॉइंट, दूसरा था हमारे जनन। जनन वाला पॉइंट देखते हैं।
तो देखिए वैज्ञानिकों ने देखा कि जब जनन के लक्षणों को उन्होंने देखा तो देखा कि क्या सिर्फ जनन सजीव ही करते हैं, निर्जीव नहीं करते हैं। तो हाँ, ये उनके लक्षण से ही कुछ हद तक साबित हुआ कि सजीवों के द्वारा ही जनन होता है, निर्जीवों के द्वारा जनन नहीं होता। जनन सजीवों में होता है, जबकि निर्जीवों में नहीं होता। तो फिर इसका मतलब है कि जनन को सजीवों का अभिलाक्षणिक गुण बता देना चाहिए कि जनन है वो सिर्फ सजीवों में ही होगा, निर्जीवों में नहीं होगा। तो जिसमें जनन होगा वो सजीव है, जिसमें जनन नहीं है वो निर्जीव है। इसको अभिलाक्षणिक गुण मान लेना चाहिए था, लेकिन ये भी अभिलाक्षणिक गुण नहीं बताया जा सका, क्योंकि कुछ सजीव भी ऐसे होते हैं जिनमें जनन नहीं होता है। निर्जीव में तो कोई अपवाद नहीं है, सब निर्जीवों के अंदर जनन नहीं होगा। यानी जो मिट्टी, पत्थर, कंकड़, धातुएं पड़ी होती है, इनमें जनन नहीं होता है। तो ये तो सही बात है, निर्जीवों में जनन नहीं होगा, लेकिन सारे सजीवों में भी जनन नहीं होता है। ऐसे कौन से सजीव है जिनमें जनन नहीं होता है? एक आपने नाम सुना होगा, खच्चर, जो घोड़ा और गधे की संकरित प्रजाति होती है खच्चर, उसके अंदर आगे जनन करने की प्रवृत्ति, जनन करने का गुण है वो नहीं पाया जाता है। हाँ, वो खच्चर है, वो सजीव है, जीवित जीव है, लेकिन फिर भी वो जनन नहीं कर सकता। उसके अलावा आपने पढ़ा होगा कि जो मधुमक्खी है उसके अंदर 3 प्रकार की प्रजातियां हैं। एक तो 3 प्रकार के प्रकार, एक होता है नर, एक होता है श्रमिक और एक होती है रानी। जिसमें नर और रानी होती है वो जनन करते हैं, जबकि श्रमिक जो मधुमक्खी होती है वो जनन नहीं कर सकती, वो बंध्य होती है। ठीक है, उसी प्रकार जो अनुर्वर मानव के अंदर भी कुछ ऐसे होते हैं जिनमें जनन करने की क्षमता नहीं पाई जाती है। इसलिए जनन को जीवों का अभिलाक्षणिक गुण नहीं माना जा सकता, क्योंकि निर्जीवों में तो जनन नहीं होता है, बात मान ली। लेकिन अगर जनन सजीवों का अभिलाक्षणिक गुण होता तो सारे सजीवों को भी जनन करना चाहिए था, लेकिन इसके अंदर क्या है? अपवाद है। कुछ सजीव जो जनन करने में सक्षम नहीं होते। वो कौन कौन से हैं? तो देखिए, खच्चर, कामगार मधुमक्खी या श्रमिक भी बोला जाता है इसको, और तीसरे अनुर्वर मानव युगल। तो ऐसे सजीव जो जनन नहीं कर सकते, अगर ये जीव भी जनन कर जाते तो हम मान लेते जनन का अभिलाक्षणिक गुण, यानी जो जीव जनन करेगा वो सजीव है, जो नहीं करेगा वो निर्जीव है। लेकिन अगर इस प्रकार के अपवाद है, तो अगर हमने बोल दिया कि जो जीव जनन करेगा वो सजीव है, तो ये तो सजीव है फिर भी ये जनन नहीं करते हैं। तो इनके कारणों से जनन को सजीवों का अभिलाक्षणिक गुण नहीं माना गया। तो इसके साथ ही पॉइंट ध्यान रखना। ठीक है, तो जनन को भी सजीवों का अभिलाक्षणिक गुण नहीं माना जा सकता है, क्योंकि कुछ सजीव भी है वो जनन नहीं करते हैं। तो इस पॉइंट को नोट कीजिए।
तो देखिए स्टूडेंट्स, जनन के बाद जो तीसरा पॉइंट लिया गया था वो क्या था? वो था उपापचय। जो तीसरा पॉइंट हुआ था उपापचय, यानी पाचन की क्रिया, शरीर में जो भोजन जा रहा है उसके पाचन की क्रिया किस किस में होती है और नहीं होती है। तो देखिए, जो उपापचय है वो किस में होता है, किस में नहीं होता है। तो ये बात यहाँ पर सही साबित हो गई कि सारे सजीवों के अंदर है वो उपापचय होता है, जबकि निर्जीवों के अंदर उपापचय नहीं होता। हम देखेंगे जो भी जीव होगा उसके अंदर भोजन का पाचन होगा, उपापचयी क्रियाएं होगी, लेकिन निर्जीव के अंदर उपापचयी क्रियाएं नहीं होती है। तो उपापचय क्रिया होगी वो सजीवों में होगी, जबकि निर्जीवों में नहीं होगी। इसलिए उपापचय को सजीवों का अभिलाक्षणिक गुण माना जा सकता है। तो नोट लिखना आप। तो पॉइंट ध्यान रखना, उपापचय को सजीवों का अभिलाक्षणिक गुण है वो माना जा सकता है। नोट कीजिए इसको। तो देखिए स्टूडेंट्स, उसके बाद देखते हैं हम लास्ट पॉइंट जो था संवेदना। संवेदना या किसी जो भी क्रिया हो रही है संवेदना के प्रति प्रतिक्रिया करने का गुण, यानी कोई जीव है उसको आप टच करोगे या उसके सामने कोई रिएक्शन करोगे तो जो सजीव होगा वो उसके प्रति प्रतिक्रिया करेगा। लेकिन कंकड़ पत्थर पड़े हुए, मिट्टी पड़ी हुई, उसके सामने आप चाहे कितने भी क्रिया करो, क्या वो आपका रिएक्शन करेगा? नहीं करेगा। तो इसी को बोला जाता है संवेदना के प्रति प्रतिक्रिया होती है, वो सजीवों के द्वारा दर्शाई जाती है, निर्जीवों के द्वारा नहीं दर्शाई जाती। संवेदना के प्रति प्रतिक्रिया। तो ये प्रतिक्रिया है वो सजीवों में होगी और निर्जीवों में नहीं होगी। उससे पहले भी हमने उपापचय को भी देख लिया कि उपापचय सजीवों में होता है और निर्जीवों में नहीं होता है। तो हमने तो सजीवों का अभिलाक्षणिक गुण दे दिया था उपापचय, फिर हम इसका क्या करेंगे? तो उपापचय से भी ज्यादा बेस्ट अभिलाक्षणिक गुण क्या माना जाता है? संवेदना के प्रति प्रतिक्रिया। तो नोट लिखिए, इस गुण को, किसको? संवेदना के प्रति प्रतिक्रिया को, इस गुण को सजीवों का महत्वपूर्ण अभिलाक्षणिक गुण
माना जा सकता है। ठीक है, तो नोट कीजिए इस पॉइंट को। तो ये चारों पॉइंट हमने देखे। सबसे पहले हमने देखा अवृद्धि, दूसरा जनन, वो तो दोनों नहीं थे उनके अभिलाक्षणी गुण। तीसरा उपापचय था, सजीवों का अभिलाक्षणी गुण। और संवेदना के प्रति प्रतिक्रिया है, वो सबसे बेस्ट अभिलाक्षणिक गुण होता है। तो इसको नोट कीजिए। तो देखिए इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं जो आगे पॉइंट है। अब देखिए सजीवों को तो क्या कर दिया, अलग कर दिया निर्जीवों से। इन चारों गुणों के द्वारा हमें पता चल गया कि हाँ सजीव है, ये निर्जीव है। अब क्या करते हैं, सजीवों का आगे करते हैं वर्गीकरण। सजीव के अंदर कौन कौन आएंगे, सारे जीव जंतु भी आएंगे और पेड़ पौधे भी आएंगे। तो इन दोनों को अब आगे क्या करना पड़ेगा, वर्गीकृत करना पड़ेगा। और इनको वर्गीकृत करने के लिए सबसे एक पहले वैज्ञानिक आए थे जिसका नाम था कैरोलस लीनियस। उन्होंने द्विनाम पद्धति दी थी सजीवों के नाम की, जो दो वर्ड लेके उन्होंने नाम दिया था और उसी को बोला जाता है द्विनाम पद्धति, जो किसके द्वारा दी गई थी, कैरोलस लीनियस के द्वारा। और उन्होंने वर्गीकरण का एक पदानुक्रम दिया था कि किस पद में आप जीवों का वर्गीकरण करो। सबसे जो नजदीक लक्षण वाले हैं उनको रखो पहले जाति में यानी स्पीसीज में, उससे थोड़े से अलग लक्षण वाले हैं फिर उसको रखो आप जीनस के अंदर। इस प्रकार उन्होंने वर्गीकरण का एक पदानुक्रम दिया था, उसको आपको पद को, क्रम को, सीक्वेंस वाइज है वो याद रखना है। तो देखिए क्या पदानुक्रम था आपके, तो ये वर्गीकरण का पदानुक्रम था स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम। यानी सबसे पहले जो ज्यादा नजदीकतम जीव है उनको आप स्पीसीज में रखो, स्पीसीज के बाद आप रखो जीनस में, जीनस के बाद फैमिली में, फैमिली से मिलकर बनता है ऑर्डर, ऑर्डर से मिलकर बनती है क्लास, क्लास से कई जब क्लास से जुड़ जाती है तो फाइलम बनता है और कई फाइलमों से मिलकर क्या बनता है, किंगडम या जगत। तो इसमें ध्यान रखना कि जीवों में सबसे ज़्यादा समानता होती है स्पीसीज के अंदर और सबसे कम समानता होती है किंगडम में। जैसे देखिए आप एक व्यक्ति हो, आपके परिवार वालों के साथ आपको जोड़ा स्पीसीज, आप दोनों, आपके भाई बहन में बहुत ज़्यादा समानता है। उसके बाद आपके जो कजिन्स है, चाचा मामा के लड़के, उन लड़की, उनके साथ आपकी कंपैरिजन की तो आप जीनस में आ गए, यानी आपके वंश एक जैसे हैं लेकिन आपके अंदर थोड़ी सी जो आप में और आपके भाई बहन में समानता थी वो आप में और उनमें नहीं होगी, थोड़ी सी भिन्नता आ गई। फिर आपके पड़ोस वाले बच्चों को साथ में जोड़ लिया यानी आगे वाला ले लिया फैमिली, तो उनमें और ज़्यादा विभिन्नता आ गई। फिर पूरे मोहल्ले के वालों को ले लिया तो और ज़्यादा विभिन्नता आ गई। फिर पूरे एक क्षेत्र को ले लिया, पूरे शहर को ले लिया, शहर से बाहर वालों को ले लिया, राज्य से बाहर के ले लिया, देश से ले लिया। तो धीरे धीरे क्या है, विभिन्नता बढ़ती जाएगी और समानता है वो कम होती जाएगी। उसी प्रकार यानी जीवों में जब स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे तो समानता है वो कम होती है और विभिन्नता है वो बढ़ती जाती है। तो जैसे जैसे इधर की ओर जाएंगे समानता कम तथा
विभिन्नता या भिन्नता, तो ये आपके वर्गीकरण का है वो पदानुक्रम है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। तो इस प्रकार जीवों का वर्गीकरण किया गया और जीवों के नाम की द्विनाम पद्धति दी थी। एक वैज्ञानिक था कैरोलस लीनियस, तो उसके बारे में देखते हैं। यानी एक वैज्ञानिक था कैरोलस लीनियस, उसने जीवों के वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति दी थी। और इस पद्धति के अंदर उन्होंने क्या बताया कि प्रत्येक जीव का नाम होगा वो दो पद के अंदर होगा, दो नाम से मिलकर बना होगा, जिसमें पहला होगा आपके जाति संकेत वंश नाम और दूसरा होगा जाति संकेत पद। तो देखिए इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीव का नाम दो पद से मिलकर बना होगा, जिसमें पहला पद वंश नाम और दूसरा पद होगा जाति संकेत पद। जैसे उन्होंने एक उदाहरण दिया कि आम का वैज्ञानिक नाम होता है मेंजीफेरा इंडिका, मेंजीफेरा इंडिका। इसके अंदर जो मेंजीफेरा है वो है वंश नाम और जो इंडिका वो है जाति संकेत पद। तो ये थी कैरोलस के नाम की द्विनाम पद्धति, यानी प्रत्येक जीव का नाम है वो दो पदों से मिलकर बना होगा। पहला पद होगा वंश नाम और दूसरा पद होगा जाति संकेत पद, और इसी को बोला जाता है कैरोलस लीनियस की द्विनाम पद्धति। इसको नोट कीजिए। फिर हम देखते हैं कि इस पद्धति के द्वारा जब हम ऐसा नाम लिखेंगे तो उसके क्या क्या नियम होते हैं उसको पढ़ेंगे हम, तो नोट कीजिए इसको।
तो देखिए जो द्विनाम पद्धति थी उसके लिखने के नियम क्या क्या थे। यानी इसमें बताया था कि यदि आप किसी जीव का नाम है, सजीव का नाम है, वो द्विनाम पद्धति के द्वारा लिख रहे हो तो उसको लिखने के लिए जो जो नियम है वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला नियम था कि यदि आप उसको हिंदी में लिख रहे हो तो दोनों नामों को अलग अलग लिखो। पहला नाम होगा वंश नाम और दूसरा होगा जाति संकेत पद। तो देखिए जैसे उदाहरण ले लिया एक आपने, आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, मेंजीफेरा इंडिका, मेंजीफेरा इंडिका। तो सबसे पहला नियम क्या था कि द्विनाम पद्धति में एक नाम के दो पद होंगे, ठीक है, दो पद हो गए, जिसमें पहला तो होगा आपके वंश नाम और दूसरा क्या होगा, जाति संकेत पद, जाति संकेत पद, ठीक है। फिर दूसरा नियम क्या था, यदि आप इसको इंग्लिश में लिखते हो तो मेंजीफेरा का जो पहला वर्ड आएगा एम उसको कैपिटल लिखो और इंडिका का जो पहला वर्ड आएगा आई उसको स्मॉल लिखो, लेकिन लिखना दोनों को अलग अलग है, ऐसे लिखेंगे। यानी पहला जाति वंश नाम का पहला वर्ड है वो आपको बड़ा लिखना है और जाति संकेत पद का पहला वर्ड है वो आपको छोटा लिखना है, लिखना दोनों को अलग अलग है। ये दूसरा नियम था। तीसरा नियम था कि जो हम आप इंग्लिश में नाम लिख रहे हो या हिंदी में लिख रहे हो तो अक्षरों को थोड़ा सा तिरछा लिखो, यानी लैटिन भाषा में लिखना है, अक्षरों को तिरछा लिखना। देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इनको तिरछा लिखना है क्योंकि ये रूल में बताया गया है कि यदि आप इस पद्धति के अनुसार जीव का नाम लिख रहे हो तो उसको थोड़ा सा तिरछा लिखो, अक्षरों को तिरछा लिखना, यानी लैटिन भाषा में। तीसरा नियम ये था। चौथा नियम था कि यदि आप उसको हिंदी में लिख के ऊपर लाइन खींच रहे हो तो दोनों को अलग अलग रेखांकित करो, हमें एक साथ इसको नहीं मिलाना है, हमें क्या करना है, इनको अलग अलग है वो विभाजित करना है। तो अलग अलग दोनों को रेखांकित करना है। तो चौथा नियम यही था, दोनों नाम को अलग अलग रेखांकित करना। तो इस प्रकार कुछ नियम थे द्विनाम पद्धति के, अभी मैंने समझाया, आपको इस प्रकार नोट नहीं करना है, मैं वापस सही लिखवा के करवाऊंगी। तो पहला नियम क्या था द्विनाम पद्धति का कि दोनों किसी भी जाति का अगर आप नाम लिखोगे तो नाम है वो दो पदों में लिखे जाएंगे, जिसमें पहला पद वंश नाम को दर्शाएगा, यानी मेंजीफेरा इंडिका के अंदर इसका वंश क्या है, मेंजीफेरा है, और इसकी जाति क्या है, इंडिका जाति है। तो पहला नाम है वो वंश नाम को दर्शाता है, जबकि दूसरा नाम है वो जाति संकेत पद है, ठीक है। दूसरा इसमें नियम था कि यदि आप इसको इंग्लिश में लिख रहे हो तो जो वंश नाम का पहला वर्ड है उसको कैपिटल लिखो और जो जाति संकेत का पहला वर्ड है उसको स्मॉल में लिखो। तीसरा था यदि आप ये नाम लिख रहे हो तो इनको थोड़ा सा तिरछा लिखो, यानी आप लैटिन भाषा में लिखो नाम को। और चौथा रूल ये था कि दोनों को अगर आप रेखांकित कर रहे हो तो अलग अलग करो, चाहे आप ऊपर लाइन कर रहे हो या अंडरलाइन कर रहे हो तो दोनों को क्या अलग अलग रेखांकित करो, दोनों को साथ में मिलाकर आपको नहीं रखना है। तो ये आपके थी केरोलस लीनियस की द्विनाम पद्धति किसी भी जीव का। उसी प्रकार एक पौधा होता है गेहूं, उसका वैज्ञानिक नाम दिया था इसने ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम। इसको अलग अलग मैंने रेखांकित कर दिया, थोड़ा तिरछा लिख दिया। ये है वंश नाम और ये है जाति संकेत पद।
तो पहला रूल पालन हो गया, वंश नाम है वो और दूसरा जाति संकेत पद, दूसरा थोड़ा सा तिरछा लिख दिया, तीसरा है अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखूंगी ट्रिटिकम और हिंदी में एस्टिवम, यानी पहला वर्ड है वो मैंने कैपिटल लिख दिया वंश नाम का, जाति संकेत पद का वो मैंने स्मॉल लिख दिया और फिर अक्षरों को तिरछा करके लिख दिया और दोनों नामों को है वो अलग अलग रेखांकित कर दिया। तो ये थी द्विनाम पद्धति जो कैरोलस लिनियस के द्वारा दी गई थी। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक की थी हमारी क्लास। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ये जो नियम के वो दिए थे 4 उनको वापस विस्तार से मैं आपको लिखवा के वापस समझाऊंगी। तो मिलते हैं वापस नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।